गुड मॉर्निंग। चंपारण मटन एक ऐसी डिश होती है जो आजकल एथनिक क्विजीन्स के ज़माने में बड़ी पॉपुलर है, जिसकी बड़ी चर्चा होती है। और लेकिन ये चंपारण मटन जब कैमरा और फिल्म से जुड़े टेक्निक्स और टूल्स के साथ बनाई जाती है, तो उसका जायका कैसा होता है और उसकी रेसिपी क्या होती है, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है और न्यू दिल्ली फिल्म फाउंडेशन के स्टॉक सिनेमा सीरीज़ में हम आज एक बड़ी ख़ास फ़िल्म की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चंपारण मटन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले और अपने ख़ास मेहमानों का परिचय देने से पहले हम आपको बता दें कि न्यू दिल्ली फिल्म फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर लाभकारी रजिस्टर्ड संस्था है और इसके ज़रिए हम मीनिंगफुल सिनेमा को, जो सार्थक सिनेमा है, जिसका कोई सेंस होता है, जिसका एक सोशल कमिटमेंट होता है, उसको हम एक बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए या उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, बताने के लिए लोगों को, हम तरह-तरह के शोज़ करते हैं, इवेंट्स करते हैं और इसमें चर्चा करते हैं और एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में हम आज जिस फ़िल्म की चर्चा करने जा रहे हैं, उसका नाम है चंपारण मटन और कहने को ये एक शॉर्ट फ़िल्म है। शॉर्ट फ़िल्म में भी एक डिप्लोमा फ़िल्म है, जो कि फ़िल्म और मीडिया स्कूल के स्टूडेंट्स आमतौर पे बनाते हैं। इस फ़िल्म को फ़िल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के छात्रों ने बनाया है बतौर डिप्लोमा फ़िल्म। लेकिन इस फ़िल्म की ख़ास बात ये है कि अपने कंटेंट के साथ-साथ, अपने कंटेंट के बलबूते, ये फ़िल्म दुनिया भर की 2500 फ़िल्मों में से चुन के आखिरी 16-17 फ़िल्मों में शॉर्टलिस्ट हुई और वो भी ऑस्कर के प्लेटफ़ॉर्म पे। ऑस्कर जो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, जो है हॉलीवुड की लॉस एंजेलिस में एकेडमी है, जो ऑस्कर अवार्ड्स देती है, वो एक स्टूडेंट ऑस्कर भी देता है। 1970 के दशक से ही अब तक करीब 40-42 बार ये दिए जा चुके हैं और इसके लिए बड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, दुनिया भर की फ़िल्में आती हैं। इस साल भी करीब 2500 फ़िल्में दुनिया भर से आई थीं, जिसके लिए एफटीआईआई पुणे ने अपनी 3 फ़िल्में शायद भेजी थीं और उनमें से एक फ़िल्म भी थी चंपारण मटन भी, जिसे वहाँ के स्टूडेंट रंजन कुमार ने और उनके साथियों ने बनाया था और ये फ़िल्म वहाँ के सेमीफ़ाइनल तक पहुँची। स्टूडेंट ऑस्कर के या स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड्स के सेमीफ़ाइनल तक पहुँची। जो आखिरी 16-17 फ़िल्में थी, इसकी बड़ी तारीफ़ हुई और इस फ़िल्म को मुझे देखने का मौका मिला और इस फ़िल्म के बारे में न्यू दिल्ली फिल्म फाउंडेशन की वेबसाइट पे एक समीक्षा भी प्रकाशित है, जिसको आप पढ़ सकते हैं और फ़िल्म के कंटेंट के बारे में जान सकते हैं। फ़िल्म की कई ख़ासियतें हैं। फ़िल्म बिहार में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा बज्जिका में बनी हुई है, इसका ड्यूरेशन 24 मिनट है। इसके कलाकारों की भी कई ख़ासियतें हैं, इसके कथ्य की कई ख़ासियतें हैं, लेकिन इन सब की चर्चा हम अपने इस सत्र के दौरान करेंगे। हमारे साथ फ़िल्म से जुड़े इस फ़िल्म के निर्देशक रंजन कुमार हैं और साथ में शुभम घाटगे, जिन्होंने इस फ़िल्म का साउंड डिज़ाइन किया, म्यूज़िक डिज़ाइन की, कंपोज़ की। तो इनसे हम बात करेंगे। रंजन कुमार जी, आपका स्वागत है। जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी। नमस्कार सभी दर्शकों को और न्यू दिल्ली फिल्म फाउंडेशन ग्रुप को और स्पेशली आपको जो हमें ये मौका दिया, धन्यवाद। और तो चलिए आज एक अलग सफ़र पे चलते हैं, बातें करते हैं। जी। जी, बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं शुभम घाटगे को भी जोड़ रहा हूँ। शुभम घाटगे भी एफटीआईआई पुणे के छात्र हैं और इन्होंने इस फ़िल्म का साउंड डिज़ाइन किया है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है फ़िल्म का और इसके साथ-साथ म्यूज़िक कंपोज़ किए इन्होंने। इस फ़िल्म में एक गाना भी है, जो मेरे ख़्याल से रंजन कुमार और शुभम ने मिलके लिखा है। घड़े में पानी तली तलक तक और कौआ भया प्यासा करके, बहुत दिलचस्प गीत है वो और बहुत ही अर्थपूर्ण है। तो बातचीत की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे रंजन कि इस जी। फ़िल्म की कैसे कंसीव किया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कैसे हुई, आप बताइए थोड़ा दर्शकों को। ये फ़िल्म मतलब लॉकडाउन की उपज है। लॉकडाउन के समय जो सिचुएशन थे, जो लोगों को रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने में या चीज़ें करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो ये उसी टाइम की उपज है और चूँकि मैं जब एफटीआई से घर गया, जब लॉकडाउन हुआ, फर्स्ट लॉकडाउन, तो
मैं चंपारण में ही रुका अपने ननिहाल में लगभग 1 महीना, और मैं 20 दिन क्वारंटाइन में था उधर। तो वो चीज फिर उसके बाद वहीं पे अगर मैं निकल के बाहर निकलता था तो हर जगह वहां पे देखता था कि मटन का बहुत क्रेज है। तो ये, और बचपन से भी मैं बता दूं कि छठ पूजा होता है या होली होती है, तो इन सब त्योहारों में जब वो त्योहार खत्म होते हैं, जैसे होली में तो जिस दिन होता है उसी दिन लाते हैं, लेकिन छठ में वो पूरा कार्तिक का महीना एक पावन महीना माना जाता है, जिसमें आप कोई नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो उस समय ये परना के दिन, जो छठ खत्म होता है, वो कार्तिक खत्म होता है, छठ के परना के दिन लोग किस तरीके से मटन के लिए ये दौड़ते हैं, दुकानों में ऐसे भीड़ लग जाती है सुबह सुबह। तो वो सब चीजें हैं। फिर लोग दोपहर में ऐसे पिकनिक मनाने बाग बगीचों में, खेतों में, हर जगह देखोगे आप तो जो यंगस्टर्स हैं, जो नए उम्र के बच्चे हैं, मतलब लड़के हैं, बच्चे, हर एज के ग्रुप के लोग अपना अपना पार्टी कर रहे होते हैं एक पूरा दिन, सुबह से लेके शाम तक, और उनका हंसना गाना मस्ती करना चलता रहता है। तो ये वहां से मेनली ये मटन का ख्याल था। लेकिन लॉकडाउन में एक फैमिली में गया, तो वहां पे ये मटन का पता चला कि मटन बना है। तो मैं खुश हुआ कि यार आज मटन खाने को मिलेगा। जब मैं मटन खा लिया तो एक दो लोग और आ गए कि वो लोग भी मतलब ऐसे रिलेटिव थे, और वो भी बिना बताए ही उस दिन आए थे। तो वो लोग भी खाए। तो मैं सोचने लगा कि ये 800 रुपये किलो मटन खरीद के आया है, और इतना बड़ा लंबा चौड़ा फैमिली है इनका, और बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन तो नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा लोग कमाने वाले नहीं है उसमें। एक लड़का है जो गैस एजेंसी में काम करके घर चला रहा है, और लगभग 10-12 लोग हैं। तो जब मैं सोचने लगा कि ये मटन, मतलब अगर इतना लोग खा लिए तो इस फैमिली का क्या होगा, और फिर वो एक्सपेंस के बारे में दिमाग में आने लगा कि एक्सपेंस इतना क्यों है मटन का ये। तो मुझे समझ में आया कि इस पे कुछ लिखना चाहिए। तब अभी उसके बाद ही मेरा डिप्लोमा आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इसमें लिखना चाहिए, और लिखा मैंने इस कहानी को। जी। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आपने चंपारण और मटन में मटन कहाँ से आया, मटन का एलिमेंट आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। चंपारण, और आपने बताया ननिहाल आपके चंपारण में है, और हालांकि हमने चंपारण नाम की भी काफ़ी सिग्निफिकेंस है फिल्म में, फिल्म का जो कंटेंट है, बिल्कुल। और जिस तरह से इसमें हीरो अपने एक स्वाभिमान के साथ या अपनी कम्युनिटी को लेके एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक प्राइड चाहता है इस्टेब्लिश करना सोसाइटी में, अपनी एक मुकाम, सम्मानित मुकाम हासिल करना चाहता है। उस लिहाज से भी चंपारण कहीं ना कहीं एक रूपक के तौर पे जुड़ता है। तो ये बहुत बढ़िया है। ये आपने बताया इसका एक पहलू। थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फ़िल्म ये कैसे बनी? मतलब क्या इसकी टेक्निकलिटी है? मतलब डिप्लोमा फ़िल्म है ये, एफटीआई के छात्रों ने मिल के बनाई। जी। तो जी। जी। थोड़ा-सा जो लोग इसको देख रहे हैं उनको बताइए कि स्टूडेंट फ़िल्म क्या है, डिप्लोमा फ़िल्म क्या है, एफटीआई कैसे इसकी प्रोड्यूसर है, और जो बाकी ग्रुप में शामिल लोग हैं वो कैसे हैं? जी। इसका सवाल का जवाब अगर शुभम देगा तो और अच्छा, मतलब बेटर होगा। शुभम, शुभम जी। प्लीज़। नमस्कार। जी। सो जैसे हमारा 3 साल का कोर्स है, जिसमें हर डिपार्टमेंट में लोग पढ़ते हैं। जैसे साउंड में मैं पढ़ता हूँ, रंजन राइट। डायरेक्शन से है। हमारे जो आर्ट डायरेक्टर है फिल्म की, मीनाक्षी, वो आर्ट डायरेक्शन और प्रोडक्शन डिज़ाइन से है। एडिटिंग डिपार्टमेंट है, और कैमरा डिपार्टमेंट है, वैष्णवी है हमारी एडिटर, और कैमरा अजित सत्वन। सो हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पढ़ते हैं, जबकि हमारा बैच एक ही होता है। और हमको फाइनल ईयर में एक फिल्म बनानी होती है, जिसमें हम अपने अपने डिपार्टमेंट का काम करें साथ में मिलकर। जैसे रंजन स्क्रिप्ट लिखता है और पूरा डायरेक्शन करता है, मैं उसके ऊपर साउंड डिजाइन करता हूँ, फिर एडिटर अपना, ये सब हम एक टीम बना के काम करते हैं। हमको कॉलेज की तरफ से बजट मिलता है, और उस बजट में ही हमको ये फिल्म बनाना पड़ता है। तो बहुत सारे नॉर्म्स रहते हैं उसमें, जैसे कि हमको बस 200 किलोमीटर, पुणे में इंस्टीट्यूट है, तो पुणे से 200 किलोमीटर के सर्कल में ही शूट करना है। और कॉलेज हमको, मतलब इंस्टीट्यूट हमको व्हीकल्स, जनरेटर, फिर जो भी लाइट यूनिट, ये सब प्रोवाइड करता है।
और हमको 8 दिन के शेड्यूल में ये फिल्म बनानी होती है और उसके ऊपर 2 महीना 3 महीना उसका पोस्ट प्रोडक्शन चलता है। तो ये हमारा डिप्लोमा का स्वरूप होता है और ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होता है। इसके बाद हमें अपना डिप्लोमा मिलता है। अच्छा, तो इसमें सारे स्टूडेंट्स मिल के मतलब क्रू मेंबर्स के तौर पे किसी ने स्क्रिप्टिंग की डायरेक्शन किया, आपने जैसे साउंड की जिम्मेदारी ली, आपने म्यूजिक भी आपने कंपोज किया है मेरे ख्याल से, और राइटिंग में भी आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, काफ़ी असिस्ट किया है। तो ये सारे स्टूडेंट्स उसी जिन जिम्मेदारियों को संभालते हैं उसमें स्पेशलाइज कर रहे होते हैं, या अलग अलग प्रोजेक्ट्स में सबकी अलग अलग भूमिका होती है? नहीं, फर्स्ट ईयर से जैसे 3 साल का कोर्स है तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम कॉमन सब चीजें सीखते हैं। मतलब रंजन ने भी साउंड किया है फर्स्ट सेमेस्टर में, मैंने भी डायरेक्शन किया है फर्स्ट सेमेस्टर में, फिर हम एडिट भी करते हैं। एक ओवरऑल कोर्स होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में हम एक फिल्म एनवायरनमेंट को समझे, सब चीजें करके देखे। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर के बाद हमारा स्पेशलाइजेशन चालू होता है, जिसमें हम स्पेशलाइज्ड हमने जो चुना है एंट्रेंस के टाइम पे वो हमको सीखना पड़ता है। तो उस फर्स्ट ईयर के बाद फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जितना भी हम प्रोजेक्ट्स करते हैं हम सब अपने स्पेशलाइजेशन में ही करते हैं। जैसे रंजन ने फर्स्ट जो उसका डायलॉग बनाया था सराय, जो हमारा एक डायलॉग एक्सरसाइज था, तो उसमें भी मैंने साउंड डिजाइन किया था। फिर उसके बाद एक हमारा डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट होता है, फिर उसमें मैंने साउंड डिजाइन, और अभी डिप्लोमा में तो हमको अपना स्पेशलाइजेशन हम जिसमें है वही करना पड़ता है। पर एफटीआई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई ऐसे लिमिटेशंस नहीं है कि तुम यही सीख सकते हो या फिर यही करना चाहिए तुमको। जैसे रंजन और मेरी काफी दोस्ती का नाता है फर्स्ट ईयर से। मतलब हम काम तो करते ही है साथ में, लेकिन दोस्ती एक अलग है। तो हम आइडियाज काफी डिस्कस करते थे पहले से। मतलब वो बोलता था कि ये करेंगे, ऐसा स्टोरी करेंगे, तो हम लोग डिस्कशन बहुत करते थे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर साउंड कर रहे हो तो आपका स्टोरी में कोई रोल नहीं हो, या आप एडिट कर रहे हो तो आपका कोई कैमरे में रोल नहीं होगा। हम एक टीम जैसा काम करते हैं जो हर एक डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ सपोर्ट करता है। जी राइट। हम बता दें कि हमारे साथ फिल्म के जो लीड एक्टर हैं चंदन रॉय, वो जुड़ने वाले थे। अभी उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, उनको शायद थोड़ा भी समय लगे, और कुछ देर में हमारे साथ फिल्म के जो लीड एक्ट्रेस हैं फलक खान, वो भी जुड़ेंगे इस फिल्म में। हम बता दें कि एक कपल की कहानी है मुख्य तौर पे, जो जैसा कि रंजन जी ने बताया कि एक कपल है गांव में, एक नौजवान कपल है जो लॉकडाउन के बाद की परिस्थितियों से जूझ रहा है। पैसे की कड़की है और मटन खाने की ख्वाहिश है बीवी की। बीवी इज एक्सपेक्टिंग, वो प्रेग्नेंट है। गांव में सबकी ही हालत ख़राब है। गांव की अर्थव्यवस्था का हाल अगर आपको नहीं पता है तो शायद आप जान लें कि गांव में, किसी भी गांव में कैश बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि ज़माने से चलता चला रहा है, सब कुछ व्यवहार पे ही चलता है। तो कैश नहीं है, उस पर से लॉकडाउन के बाद की परिस्थितियाँ हैं, तो कईयों के पास रोज़ी नहीं है, तो कैश का जरिया नहीं है। और ऐसे में बीवी को मटन खाने की ख्वाहिश होती है। तो हमारी फिल्म का हीरो जो चंदन रॉय प्ले कर रहे हैं, जिनका नाम रमेश है, जिनकी नौकरी भी जा चुकी है, और उनकी एक मोटरसाइकिल थी जो बड़ी धूल फाँक रही है, जिसमें पेट्रोल भराने के पैसे नहीं हैं, किसी तरह से वो गुजारा कर रहे हैं। अब बीवी को मटन खाने की ख्वाहिश है, तो उसका पति किस किस तरह की परिस्थितियों से जूझता है और कैसे कैसे करके उसके लिए कुछ कर पाता है या नहीं कर पाता है, और उस दौरान क्या क्या होता है, हमको उस समय की एक सोशल लाइफ का एक स्लाइस ऑफ लाइफ देखने को मिलता है, और उसी पे ये पूरी फिल्म है। तो इस फिल्म का क्लाइमैक्स, या जैसा कि रिव्यू में भी हमने लिखा था न्यू दिल्ली फिल्म फाउंडेशन में कि के पेज पे, कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स या उसका कन्फ्लिक्ट या उसका क्या रेजोल्यूशन होता है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इसका सबटेक्स्ट है, जो थ्रू आउट द फिल्म हम देखते हैं कि किन किन परिस्थितियों से वो गुजर रहा है, और बहुत ही क्रिस्प सीन्स या क्रिस्प डायलॉग्स के जरिए किस किस तरह की बातें सामने आ रही हैं, और जो कैरेक्टर्स हैं, जो बहुत गिने चुने कैरेक्टर्स हैं, एक एक कैरेक्टर का अपना एक स्केच में एक डिटेलिंग है। मतलब वो बहुत कम बोलेगा, कुछ देर के लिए पर्दे पे आएगा, लेकिन उसके आसपास की पूरी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ दर्शक समझ जाता है। तो इस लिहाज से ये फिल्म बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही गहरी है। सिर्फ 24 मिनट की फिल्म में इतनी सारी बातें कह देना और इतनी सारी फिल्म दिखा देना, ये अपने आप में एक चुनौती है। तो कंटेंट को लेके जब आप रंजन, आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अभी ताज़ा फिल्म स्टडीज़ की पढ़ाई की है, तो जब आप कैरेक्टर्स आप डेवलप करते हैं या डायलॉग्स लिखते हैं, तो क्या चुनौतियाँ होती हैं समय की, या बहुत टॉकी ना हो फिल्म, कैसे उसको क्रिस्प किया जाए, तो कैसे आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं, या किस तरह से कंडीशनिंग करते हैं उस कंटेंट की? देखिए,
थोड़ा मेरा टॉकी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मैं फिर उसको छाँटने की कोशिश करता हूँ। और पहला ये बात कि जो मैं डायलॉग जो लिखता हूँ, वो डायलॉग केवल डायलॉग नहीं रहने देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि एक-एक एक लाइन का ही डायलॉग है अगर, तो एक-एक शब्द का केवल एक ही मीनिंग ना निकले। मतलब मेरे लिए डायलॉग, एक लाइन का डायलॉग एक माला है, और जो शब्द हैं उसके वो मोती हैं। उस तरह से मैं कंसीडर करता हूँ कि एक शब्द ऐसे ही नहीं बोल देना है। उसका मतलब त्रिआयामी, थ्री डायमेंशनल व्यू होना चाहिए। उसका मतलब 3-4 निकलना चाहिए, जिससे कि केवल वो डायलॉग डायलॉग में रह जाए, एक एक्सप्रेशन हो, एक सबटेक्स्ट बने। तो ये सबसे बड़ा चुनौती रहता है कि जो लिख रहा हूँ, उसको कई बार काटने के बाद वो, और मेरे साथ मैं काफ़ी फॉर्च्यूनेट हूँ कि मेरे साथ वो इतना मैंने वोकैब्युलरी डेवलप किया है स्टोरीज़ का, कि वो लिखने में आ जाता है। शुरू में काफ़ी दिक्कतें होती थी, लेकिन अब है कि अगर लिख रहा हूँ तो वो अब आदत सी बनती जा रही है कि एक लाइन से केवल एक मतलब ना निकले, मतलब कई तरीके से हर तरह के लोगों को हर मज़ा मिले। जैसे अगर बहुत सिनेमा देखने वाले लोग हैं और बहुत समझने वाले लोग हैं, उनको भी उसमें कुछ दिखेगा, और जो हमारे गाँव में मेरे चाचा हैं या मेरे दादी-नानी हैं, उनको भी वो मज़ा मिले। उन तो ये दोनों ऑडियंस को एक ही डायलॉग से कन्विंस करना मेरे लिए वो थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, और मैं चाहता हूँ कि वैसा कुछ लिख पाऊँ। तो ये बेसिकली डायलॉग्स के ऊपर होता है। कैरेक्टर के ऊपर अगर बात करें तो मैं बहुत लिख फर्स्ट टाइम जब मैं लिखता हूँ तो बहुत नहीं सोचता हूँ। मैं डायलॉग और स्टोरी का जो एक्शन है, ये सब एक साथ लिखते चला जाता हूँ। ऐसा नहीं कि पहले मैंने कहानी लिख ली, अब डायलॉग हुँ, लिखना है। मेरा स्टोरी डायलॉग से ही आगे बढ़ती है, बहुत और बढ़िया, उसके बहुत बाद अच्छा। उसमें ये चीज़ें होती हैं। तो मेनली मुझे लगता है कि अगर आप स्टोरीज़ का वोकैब्युलरी डेवलप कर लेते हो ना, तो बहुत सारा चीज़ आपको गाइडिंग लाइन मिल जाता है, गाइडिंग फ़ोर्स बहुत अच्छी बात आपने काम बताई, करता है। मतलब इसको और कैसे एक सिनेमा क्रिएट होता है कंटेंट, और जी, इसको हम जी। और आगे बढ़ाएँगे। बस बीच में आपको इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूँ कि हमारे साथ फ़िल्म की मुख्य अभिनेत्री फलक खान ने अभी-अभी जॉइन किया है। वो ट्रैवल कर रही थी और बड़ी मुश्किल से उन्होंने मैनेज किया है समहाउ कि वो जॉइन कर सकें। स्वागत है फलक आपका, और थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद जॉइन करने के लिए। जी, और हम अभी बात ही कर रहे थे आपकी फ़िल्म के बारे में, जिसको आप लोगों ने मिलके बनाया है और जो एक बेहतरीन सिनेमा का उदाहरण है, इसमें उसकी चर्चा कर रहे थे। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप इस समय स्क्रीन पे दिख रही हैं और इतनी ग्लैमरस अभिनेत्री दिख रही हैं आप, और हम जब फ़िल्म देखते हैं, तो हम देखते हैं कि गाँव में सुनीता नाम की एक अभिनेत्री है, तो आपका एक ये रूप है और एक वो रूप है, दोनों ही बिल्कुल ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो 2 चीज़, एक तो जी, सबसे बड़ी जिज्ञासा तो ये है कि आप अपने बारे में थोड़ा-सा, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। हमें पता है, लेकिन हम चाहते हैं दर्शकों को आपके ज़रिए पता लगे, और फिर मैं उन दोनों के कंट्रास्ट के बारे में बात करूँगा। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे अपने मंच पे बुलाने के लिए। ऐसे तो देखिए एक्टर के तौर पे कोई कैसे भी दिखेगा, वो तो राइटर और डायरेक्टर का कमाल होता है, वो कैसे दिखाना चाहते हैं एक्टर को ऑन स्क्रीन, वो तो इसका सारा श्रेय रंजन सर को जाता है। और ऐसे ही ट्रैवल कर रही थी मैं, तो बस अभी पहुँची हूँ, तो थोड़ा-सा आनन-फानन में हूँ थोड़ा आज। मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, फ़िल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ ऑलमोस्ट, मुझे लगता है 6 साल हो गए हैं, छोटे-बड़े बहुत काम किए। रंजन सर के साथ ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट रहा है एफटीआईआई के लिए। इससे पहले इनकी सराय थी डायलॉग फ़िल्म, वो भी किया था मैंने, और फिर हमारा अच्छा बॉन्डिंग वगैरह है और अंडरस्टैंडिंग है। तो सर की जब ये डिप्लोमा फ़िल्म बनाने की बात आई, तो फिर हमारी बात हुई। और कैरेक्टर तो देखिए, एक्टर के तौर पे मैं यही बोलूँगी कि अगर आप एक्टर हो, जो भी कैरेक्टर आपको मिलता है, चाहे शहर का हो, गाँव का हो, चाहे वो देश किसी भी कोने का हो, उस पे हम लोग काम करते हैं ताकि जब हम ऑन स्क्रीन आएँ, लोग हमें देखें तो यही समझे कि वो फलक खान नहीं है। अगर सपोज़ इस कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें सुनीता कैरेक्टर मैं निभा रही हूँ।
तो सुनीता है, फलक खान मीम, मैं हर जगह यही बात बोलती हूँ। उसमें अगर हमने जितना अगर आप लोग को देख के लगता है कि बहुत चेंज दिख रहा है, मैं अलग दिख रही हूँ, वो अलग दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की मेहनत सफल हुई है इस मामले में। और हम लोग वर्कशॉप्स वगैरह करते हैं, उसके लिए कैरेक्टर में घुसने के लिए जो भी ज़रूरत होती है वो करते हैं। एक सवाल और बनता है आपसे। आपकी फिल्म सराय का भी हमने लिंक शेयर किया था और उसको भी बहुत सारे लोगों ने देखा है। उसमें भी आपने बहुत ही बढ़िया रोल किया था, लेकिन सराय में और इसमें ये फ़र्क है कि सराय जहाँ हिंदी बोली में है, खड़ी हिंदी में है, वहीं चंपारण मटन की भाषा बज्जिका है, एक रीजनल डायलेक्ट जो है, जो बिहार की भाषा है, जो उत्तर बिहार के कई हिस्सों में बोली जाती है। बहुत प्रमुख भाषा, बहुत प्राचीन है, लेकिन हाँ, आम लोगों को के बीच उतनी ज़्यादा पॉपुलर है, उन लोगों को जानकारी नहीं है। तो ये बज्जिका भाषा में आपने बहुत ही अच्छे से डायलॉग बोला है, तो कैसे, मतलब क्या इसके लिए आपने कोई अभ्यास किया या आपका कुछ कनेक्ट है वहाँ से? इसका एक्चुअली प्लॉट जो है बज्जिका भाषा है फिल्म में, लेकिन जैसे मैं चंपारण से हूँ, मतलब मेरा जो सुनीता कैरेक्टर है वो चंपारण से है, तो इस फिल्म जब देखें आप, जब मौका मिले, तो इसमें एक तो खड़ी बिहारी भी यूज़ की गई है जो मैं बोलती हूँ, और मेरे जो हस्बैंड हैं, जहाँ मेरी शादी हुई है, वो वहाँ के लोग, वहाँ के गांव, और वो अपने दोस्त यार से बात करते हैं, वो ठेठ बज्जिका में बात करते हैं। तो ये भी मिक्स ऑफ आपको लैंग्वेज मिलेगा, और बहुत अच्छा है कि जैसे ही मेरा हस्बैंड चंदन बॉय जो प्ले कर रहे हैं, वो अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, हम लोग साथ एक स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे हैं, तो वो तुरंत बज्जिका में बात करते हैं, फिर मुझसे बात करते हैं। एक होता है ना कि जैसे वाइफ आपकी जहाँ की है, तो आप उससे उस लैंग्वेज में बात कर रहे हो, तो एक ट्रांजिशन भी, Right. बहुत स्मूथ ट्रांजिशन भी है। तो उसके लिए जाहिर सी बात है, जो भी ये भी हमारा जो लैंग्वेज है, बोला जैसे मैं कि एज कलाकार हम लोग जो भी मेहनत लगती है लैंग्वेज में हो, चाहे लुक में हो, चाहे उस चीज़ों में होता, तो हम लोग वर्कआउट करते हैं कि जितना जस्टिस कर सके उस कैरेक्टर को। हम हमारे साथ अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कालिंदी कॉलेज से डॉक्टर रक्षा गीता एसोसिएट प्रोफेसर है, वो भी जुड़ रही हैं, और उन्होंने फिल्म रंजन कुमार जी के सौजन्य से फिल्म देखी है, और उनके भी कुछ सवाल हैं। डॉक्टर रक्षा गीता, स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो रंजन जी और फलक खान और सर, सब पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और मेरी पूरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि हम ये ऑस्कर भी लेकर आएंगे। भाई, अभी भारत का जमाना चल रहा है, अभी दो ऑस्कर लाए हैं हम लोग, तो एक और कड़ी इसमें जुड़ने वाली है, तो बहुत बहुत बधाई। और रंजन जी, मैं थोड़ा सा आपकी फिल्म, आप मतलब मेरा ये सौभाग्य है कि मैं एक इतनी बेहतरीन फिल्म देख पाई, और आशीष जी का इसके लिए बहुत आभार, और इस कार्यक्रम का भी। मैं कुछ फिल्म के बारे में, अगर आप थोड़ा सा समय दे तो मैं बात करना चाहूंगी। जी बिल्कुल। हाँ, जैसे मैं फिल्म जब देख रही थी तो मैं समझने की कोशिश कर रही थी, बार बार मुझे प्रेमचंद याद आ रहे थे। जैसे इसलिए प्रेमचंद याद आ रहे थे क्योंकि प्रेमचंद जब शायद 32-34 के बीच में जब वे फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचे थे, तो इस आशा के साथ पहुंचे थे कि ये एक समाज को जागरूक करने का एक बहुत जबरदस्त जरिया है, ताकि क्योंकि साहित्य की गति जो होती है थोड़ी धीमी होती है। मैं समझती हूँ आज जब रंजन सर आपकी फिल्म अगर वो देखेंगे, तो शायद उनको वहां बैठे हुए तो कुछ संतुष्टि होगी कि हाँ, ये इस तरह की फिल्म है कि आज ऐसी फिल्में ऑस्कर में जा रही हैं। तो इसलिए एक बार और बधाई। जो फिल्म आपने बताया, जैसे आपकी मैंने सराय भी देखी थी, आपके कुछ इंटरव्यूज पहले मैंने देखे थे, उसके माध्यम से मैंने आपकी सराय भी देखी। और सराय में भी कहीं ना कहीं आपने कोरोना के बाद जब लोग गांव को लौटते हैं, तो एक वो बड़ी अच्छी सी परिस्थितियों की फिल्म है। लेकिन यहाँ पर जो है, आपने देखिए कि गांव लौटकर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति या पढ़े लिखे लोग जो एक शहरों में एक खास सम्मान के साथ जी रहे थे, अचानक जब वापस लौटते हैं तो उन्हें लगता है कुछ नहीं बदला, सारी स्थितियां परिस्थितियां बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। कहानी, जो गीत का जिक्र किया आशीष जी ने, कौवे की जो कहानी उसमें आती है, तो बिल्कुल उसमें एक सांस्कृतिक पक्ष भी आप उसमें डाल देते हैं। हमें याद है एक दृश्य जिसमें नानी जब घर आती है रात में, तो वो कहती है कि मैं किससे पानी मांगू, है ना। तो ये भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण आपका ये किस्सा है कि पानी गांव में कोई नहीं देता। मुझे तब ठाकुर का कुआं याद आ गई थी प्रेमचंद की, कि आपके लिए। और दूसरी बात, जब वो कहती है कि मैं सरपंच के यहाँ पर मटन बना था तो मैं वहां से मांग कर लाई, तो नायक को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है मांगना जो है
वो गलत है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि किसी तरह से आपको वो रहीम याद आ जाता है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब, तो मांगने से पानी भी नहीं मिलता। अगर मांगने से अगर इज्जत मिल जाती, मर्यादा मिल जाती तो क्या बात थी। तो यानी अगर आप मांगते हैं तो आपकी इज्जत कम हो जाती है। दूसरा, आपने धार्मिक पक्ष पर भी आपने बहुत अच्छे से इसमें बताया कि कार्तिक मास चढ़ने वाला है, किस तरह से धर्म उसमें आ रहा है कि छठ के बाद ही फिर उसके बाद खाना होगा। तीसरा, आपने इतनी छोटी सी फिल्म में एक गर्भवती महिला की जो छोटी छोटी बातों में जो चिड़चिड़ाहट होती है, मतलब वो समझदार भी है। रात में एक आपने जो दृश्य बनाया बड़ा प्यारा गुदगुदाने वाला दृश्य है, जिसमें वो कहती है कि चलो ठीक है हम नहीं मांगेंगे, वो तो हमने ऐसे ही बोल दिया। हालांकि ऐसी अवस्था में कोई भी स्त्री समझ सकती है, एक गर्भवती स्त्री की अवस्था, कि उसकी बहुत चटपट चटपट खाने की चीज इच्छा करती है, और उसकी नानी भी उसको यही बोलती है कि खा लो थोड़ा, मुंह चटपट हो जाएगा। तो ये ऐसे छोटे छोटे दृश्य कितनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। मतलब मैं सच कह रही हूँ कि कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि एक विद्यार्थी के द्वारा बनाई गई फिल्म है, बिल्कुल एक प्रोफेशनल ढंग से, और कलाकारों ने भी इतना अच्छा काम किया, डायरेक्शन। और अच्छा, अंत की बात आप कर रहे थे आशीष जी, तो मैं अपनी कि गैस खत्म हो गई है ना, सब कुछ अच्छे से हो गया, बावजूद इसके अंत में जाते जाते गैस खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गैस खत्म होने के बाद जब वो वापस एक पार्क तो नहीं कह सकते, खेत के दृश्य में हम देखते हैं, तो मुझे ऐसा क्यों लगा, मुझे नहीं मालूम कि आप इस चीज को कैसे लेंगे, कि हमें वापस प्रकृति की ओर लौटना है। तो मैंने इसको, इस दृश्य को इससे जोड़ा कि ये अंत जो है वो इस रूप में मैंने इसको लिया, क्योंकि हम लोग गैस, एक समय तो हमारा जो मानव संसाधन जिसे हम कहते हैं वो एक समय के बाद तो खत्म हो जाने वाले हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें प्रकृति की ओर लौटना होगा। तो मैंने इसको इससे भी जोड़ा। तो आशीष जी, मुझे नहीं मालूम कितना और समय है, लेकिन मैं चाहूँ तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन बहुत बहुत बढ़िया फिल्म बनाई आपने, आपको बहुत बधाई। आपके सवाल और आपकी कोई जिज्ञासा, अगर फलक खान हमारे साथ हैं, बड़ी मुश्किल से उन्होंने समय एडजस्ट किया है। नहीं, मैम ने एक सवाल जो शुरू में ही किया था। जी, आप बताइए कि भी नायक नायिका को कैसे बनाया आपने, क्या इसमें कुछ पैसा भी देना पड़ता है, क्योंकि इतने कलाकार हैं, बाकी सारी चीजें मैनेज करनी होती है, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाह रही हूँ। पहले इसका साहित्यिक पार्ट पे आते हैं कि ये स्टोरी प्रेमचंद या बहुत, अगर मुझे प्रेरित किया है तो प्रेमचंद को तो मैंने काफी पढ़ा है और उनको फॉलो करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ एक और मेरे बहुत करीब, मतलब दिल के करीब वो किताब है या वो राइटर हैं फणीश्वरनाथ रेणु। तो अगर आप उनकी लाल पान की बेगम पढ़ो, अगर उसमें उस तरह का है कि वो नाच दिखाने लेके जाने वाले हैं, हस्बैंड गया है टायर ढूंढ के लाने, बैल अपने पास है, और वो गांव की महिलाएं उन पे कमेंट कर रही है उस पे, इधर एक पूरा एक घर का सिनेरियो है, और उसके घर पे अच्छा अनाज होता है तो गांव के लोग कैसे उनसे उसको ये मतलब उससे चिढ़ते हैं काइंड ऑफ। तो ये सब फणीश्वरनाथ रेणु ने काफी कहानियां ऐसे लिखी है जो आंचलिक रूप से आंचलिक है, और उसमें बहुत चीजें और ऐड कर देती हैं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने चीजें देखी हैं लाइफ से रिलेटेड लेके आता हूँ मैं, या सराय में भी हो तो वो भी एक मेरा जो दोस्त है उसके घर की कहानी थी, और मेरा जो ननिहाल जो चंपारण में है वहाँ का कहानी, और मैं जो मेरा दतिहाल बोलते हैं जो मेरा अपना पैटर्नल हाउस है, वहाँ पे एक अंकल नहीं, मेरे चचेरे जो बड़े दादाजी हैं और उनका कंडीशन। तो ये सब चीजों को लेके फिर वो जो पढ़ाई किया है उसको लेके फिर मैंने पढ़ा था थोड़ा नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल की। तो जो मेरे कहानियों में रोमांस का जो समावेश होता है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है विनोद कुमार शुक्ल की तरफ से काफी आता है। उनकी अगर दीवार में खिड़की रहती थी, अगर आप पढ़े तो देखेंगे कि वो किस तरीके से वो तालाब में तैरती है या वो उसके पत्थर पे सोई है, और जो लेडी है जो रघुवर प्रसाद आते हैं तो उनके पोलका में जुगनू है, ऐसे करके एक पूरा
सिनेरियो बनाया और रात का समय है। तो इस फिल्म में भी अगर आप तो बहुत सारी कहानियों का पढ़ने के बाद ही ऐसा हुआ, ऐसा नहीं कि किसी कहानी से मैंने ऐसा प्रेरित हो गया। बहुत सारी अभी तक की जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है और जो कहानियां हमने पढ़ी है, जो देशी कहानी, कोशिश करता हूँ कि जो लोकल राइटर्स है, जो अभी नए नए लिखे हैं, नई किताब उनकी आई है, जैसे एक कमलेश करके राइटर है जो जो रांची में शायद रहते हैं अभी, और उनकी एक किताब है दक्षिण टोला, तो एक समय वो पढ़ी थी मैंने। तो ये सब किताबें सिर्फ हरिशंकर परसाई को पढ़ता हूँ तो उनसे ह्यूमर मिलता है। और आंचलिकता मैंने फणीश्वरनाथ रेणु से बोला, और जो रोमांस मिलता है वो विनोद कुमार शुक्ल से मिलता है। प्रेमचंद से वो पूरा सिनेरियो मिल जाता है, जैसे कफन आप पढ़े तो देखेंगे कि किस तरीके से बाप बेटे के बीच वो अंत में दारू पीने का वो जो चल रहा है कि कुछ पैसा, घर में लाश पड़ी है और जो फतूह है वो उसको अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो ताड़ी के दुकान में बैठ के या वो पीने लगते हैं। तो इस तरीके से ये कई सारे राइटर्स, निर्मल वर्मा हैं, या तो ये सारी पढ़ाई, मतलब जो साहित्यिक पढ़ाई हमने अभी खुद से जो किया है, वो सबका कहीं ना कहीं इसमें समावेश है। किसी एक राइटर को तो मैं नहीं बोलूंगा, या किसी एक साहित्यकार को नहीं बोलूंगा कि केवल यहीं से आया है या कुछ भी। ये बहुत दिन की पढ़ाई का बात है जी। हाँ, एक चीज में आपने जो संवादों के लिए बात कही थी ना, बहुत सुंदर कही थी कि वाक्य संवाद जो होते हैं माला की तरह होते हैं। तो सेम कुछ इसी तरह से अर्थ छवियां जो निकल कर आती है, तो वो उसका मैं एक संवाद याद कर रही थी, जब नायिका कहती है रहने दीजिए, हम जानते हैं आपकी पॉलिसी। तो यहाँ पर ये पॉलिसी वर्ड जो आपने इस्तेमाल किया बहुत जबरदस्त है, क्योंकि वो अब वो नायिका पैर दबा रहा है उस समय। तो यानी कि जो सराय में भी था ऐसा कुछ। हाँ, तो जो राजनीति का जो एक पक्ष आपने एक छोटे से दृश्य और संवाद में रख दिया कि भाई जब अपनी जरूरत होती है पैर दबाते हैं, तभी तो वो नायिका एकदम खींच कर, लेकिन थोड़ा सा मतलब गुस्से में नहीं, लेकिन खींच कर बोलती है जानते हैं आपकी पॉलिसी। तो ये बहुत मतलब जबरदस्त है आपकी संवाद अदायगी और संवाद बोलना, बहुत सुंदर। एक चीज और, छोटा सा प्रश्न मेरा और है कि आने वाले समय में हमारी पूरी उम्मीद, पूरी आशा है, शुभकामनाएं हैं कि ये ऑस्कर जरूर मिलेगा। भविष्य में आपकी क्या योजना? मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ये ऑस्कर फाइनल में तो नहीं गई है एक्चुअली फिल्म, ये सेमीफाइनल तक ही रही है। और भी काफी सारे फिल्म फेस्टिवल है जहाँ ये गई है और सिलेक्शन हो रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से आगे बढ़ती है फिल्म। और सर ने एक बात भी लिखी कि फिल्मों में अगर ये यहाँ तक पहुंची है, मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में, क्योंकि अभी तक तो लोगों को ये जानकारी भी नहीं है कि एकेडमिक ऑस्कर जैसा कुछ होता भी है। धीरे धीरे लोगों को समझ आ रही है। तो हमारे यहाँ पे मैं अब एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा कि ऑस्कर और इस तरह के तमाम जो वेस्टर्न, चूंकि वेस्ट का फिल्म इंडस्ट्री हमसे थोड़ी ज़्यादा पुरानी है और काफ़ी ज़्यादा उसका बोलबाला है पूरी दुनिया में। कॉरपोरेट कल्चर है पूरी दुनिया में, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, प्रमोट करती हैं, उनका बहुत बड़ा बड़ा स्टेक होता है। तो इसलिए ऑस्कर को लेके हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं या बहुत ज़्यादा उसको रोमांटिसाइज करते हैं। लेकिन जो सिनेमा जो एक आर्ट फॉर्म है जिसको लोग समझते हैं और बहुत संजीदगी से लेते हैं, वो बहुत सारे लोग हॉलीवुड की फिल्मों को या ऑस्कर्स को क्रिटिसाइज करते हैं। और मेरा मानना है कि ठीक है, ऑस्कर जो है वो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसके फेवर में हो सकते हैं, उसके अगेंस्ट हो सकते हैं, लेकिन उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो वो हमारे समय की रियलिटी है और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो उसके जरिए अच्छी फिल्में बनती हैं, सामने आती हैं। तो इस फिल्म जो चंपारण मटन जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके लिए एक्साइटेड होने वाली बात सिर्फ यही नहीं है। मैं मानता हूं कि मीडिया कवरेज या एक लाइमलाइट मिलता है आपको ऑस्कर में, आपकी स्टूडेंट ऑस्कर में एंट्री आ गई तो पहली बात तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता था कि स्टूडेंट ऑस्कर नाम की कोई चीज होती है। तो चलिए ज्ञान बढ़ा। दूसरी बात, हमको एक प्राइड मोमेंट मिला कि हाँ भाई हमारे हिंदुस्तान के लड़कों ने फिल्म बनाई और इतनी बेहतरीन फिल्म बनाई कि दुनिया भर की 2500 फिल्मों में उसको शॉर्टलिस्ट किया गया, उसको ये सम्मान मिला। तो ये
उपलब्धि है। और मुझे अभी भी बहुत ताज्जुब हो रहा है क्योंकि फिल्म में जो नुआंसेस हैं या जो इतनी छोटी-छोटी बातें हैं, जिसकी डॉक्टर रक्षा भी बात कर रही थी, मैं भी बात कर रहा था, तो वो वाक़ई में जूरी उसको समझ पाई होगी, और समझ पाई होगी तो आई मीन हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने इसके कंटेंट को या उसके जो माइक्रो जो बिटवीन द वर्ड्स जो चीज़ें हैं, उसको इस गहराई से समझा। तो इस लिहाज से ऑस्कर को बिल्कुल सलाम करना चाहिए। लेकिन इस फ़िल्म का सिग्निफिकेंस या इसकी पावर, इसकी ताकत सिर्फ़ ये नहीं है कि ये ऑस्कर के लिए उस मुकाम तक पहुँची या ऑस्कर पे चर्चित हुई। इस फ़िल्म को दरअसल जिन लोगों ने देखा है वो समझ सकते हैं कि इस फ़िल्म की ताकत क्या है। ये वो फ़िल्म है, जैसा हमने लिखा भी है और बोला भी है कि ये वो फ़िल्म है जो हमको अपने लिए चाहिए। जो हिंदुस्तान की अपनी फ़िल्म जिस तरह की होनी चाहिए, जो हमारे अपने सोशियो पॉलिटिकल कल्चर की बात करें, उसके सेटअप की बात करें, तो उस तरह की फ़िल्म को अपने लिटरेचर को, जो हमारी अपनी सेंसिटिविटी है और जो हमारा लिटरेरी डेप्थ है, उसको हम अगर ट्रांसफ़ॉर्म कर सकें एक ऐसे विधा के ज़रिए जिसको हम सिनेमा कहते हैं, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, तो ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो मेरा मानना है कि इसको ऑस्कर मिले, ना मिले, कान में कुछ मिले, ना मिले, कुछ भी हो, वेनिस में कुछ हो, ना हो, आज से वेनिस फ़िल्म फेस्टिवल भी शुरू अपनी एक विशिष्टता है, लेकिन उसको तो मानना पड़ेगा। जिसमें कंटेंट क्रिएट किया गया है, वो हमको बहुत उम्मीद देती है कि हाँ, आने वाले समय में हमको इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं अभी शुभम घाटी जी के पास जाऊँगा इस फ़िल्म के साउंड के बारे में बात करने, उसके पहले मैं फलक जी से बात करना चाहूँगा। फलक, आप बताइए कि सपोज़ आपने कई फ़िल्मों, कई शॉर्ट फ़िल्म्स में कई में काम किया है और आगे भी इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों में आप काम करेंगे, हमारी शुभकामनाएँ हैं। आप इस रोल के लिए आपका इत्तेफ़ाक से बिहार से चलिए कनेक्ट भी है, आप समझती हैं वहाँ की ज़मीन, वहाँ की कल्चर, वहाँ की बोली को। तो इस रोल के लिए जिसमें ये एक पत्नी है और एक आई सपोज़ यू आर नॉट मैरिड? यस, आई एम नॉट मैरिड। तो जिस तरह से एक पत्नी का रोल है, जिसमें एक पति पत्नी के बीच में जो एक नौजवानी का एक रोमांस का भी एक पुट है, जिसमें उसके नाराज़ होने का भी है या ठुनकने का एक दृश्य है, वो सारी चीज़ें हैं, उसकी फरमाइश है, ख्वाहिश है, उसकी अटखेलियाँ हैं, तो वो सब उसके लिए आपने कैसे, वो आपके पास इनपुट्स स्क्रीन पे राइटर के तौर पे और डायरेक्टर के तौर पे रंजन जी से कितने मिले, आपने कितना इम्प्रोवाइज़ किया, क्या प्रिपरेशन की, क्या स्टडी किया? उस रोल के बारे में थोड़ा-सा प्लीज़ बताइए, ताकि लोग ये भी जानें कि एक्टर जो है वो किस तरह से प्रोसेस करता है अपने अपने काम के लिए। जी, सबसे पहले तो बतौर कलाकार आपके पास जो भी स्क्रिप्ट आती है उसको मतलब जितना मुझे लगता है कि आप उसमें घुस जाओ उस कैरेक्टर को, तो उतना सबसे ज़्यादा आप उसको जस्टिस करते हो। उसकी रही बात थी कि मैरिड होना, नहीं होना है, जैसे ऐसे क्या है कि लाइफ में एज़ एन एक्टर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स या ऐसे स्टोरीज़ आती हैं जो शायद आपने रूबरू ना किया हो या ना देखा हो। लेकिन शायद एक्टर का काम यही होता है कि जो राइटर के दिमाग में है, जो डायरेक्शन के मतलब डायरेक्टर जो चाहता है, उसको हम ऑन स्क्रीन प्रेजेंस तो हम ही दे रहे हैं। तो वो सर जो चाह रहे हैं वो हम दे रहे हैं कि नहीं, सबसे बड़ा जस्टिस तो सर हमारे लिए यही होता है कि उन्होंने क्या सोच के लिखा और हम क्या कर रहे हैं, वो अगर मैच हो जाए तो ये समझिए कि बेस्ट आउटपुट निकल के आता है। और शायद इस फिल्म में सारी चीज़ें इतनी परफेक्ट हुई, राइटिंग से लेके डायरेक्शन, साउंड, एडिटिंग, सारी चीज़ें, और फिर उन सारे का मिक्सचर बतौर कलाकार मैं और चंदन और बाकी सारे जो भी लोगों ने किया, तो वो कहीं ना कहीं सेम पिच पे मैच हुआ। तो ये फिल्म एक मैं बोलूँगी इतनी अच्छी लोगों को पसंद आई है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। सही बोला आपने कि फिल्म ऑस्कर स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड में गई, सेमीफाइनल्स तक पहुंची, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये फिल्म उससे भी मतलब बहुत अलग बात है हमारे लिए कि खैर कहीं ना कहीं अगर ये नहीं जाती ऑस्कर्स में तो शायद हम भी नहीं बात कर रहे होते। तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है कि फिल्म्स तो बहुत अच्छी बनती हैं, और भी बहुत लोगों ने अच्छी अच्छी फिल्म्स बनाई होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्लेटफॉर्म और एक चीज़ें एक एक क्लिक चाहिए होता है जो समझिए सबके सामने आए, वो एक्सपोजर की ज़रूरत होती है। तो शायद हमारे लिए ये एक्सपोजर था, हमारे सबके लिए, टीम के लिए, एक्टर्स के लिए, सबके लिए एक बहुत एक नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर की बहुत ज़रूरत थी। और आपका एक क्वेश्चन था कि तैयारी में, तो तैयारी में मैं यही बोलूँगी कि कपिल जैसा करते हैं, मुझे लगता है कि हम लोग सिनेमा से ही सीखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तो उसकी वर्कशॉप, उसकी ट्रेनिंग्स, और वो जो हम लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैं 6 साल से इंडस्ट्रीज में हूँ, तो इस इंडस्ट्री में बहुत मतलब अलग अलग किरदार, ग्लैमरस भी काम किया, नॉन ग्लैमरस भी किया। इस टाइप का काम मुझे इसलिए पसंद आता है क्योंकि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो इस टाइप का ऑफ ग्लैमरस कैरेक्टर आपको बहुत
कम मिलता है, जिसमें परफॉर्मेंस की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं हर इंटरव्यू में ये बोलती हूँ कि बतौर कलाकार मेरा बहुत टारगेट रहता है कि मुझे हीरोइन तो ठीक है, देखिए मैं हीरोइन काम कर रहे तो हीरोइन के तौर पे तो जानना सब चाहता है कि हमें सब जाने दुनिया, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश रहती है कि मुझे बतौर परफॉर्मर लोग देखें। तो उसके लिए मुझे जितनी मेहनत हो सके या फिर जितना जस्टिस कर सकूं, या फिर उस कैरेक्टर को, अगर आप सुनीता देख रहे हैं और आप मुझसे बात कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि फलक से बात कर रहे हैं कि सुनीता को देख के आए और फलक से बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके लिए हमें इज अ टीम वर्क। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी जो जी, शायद उनका सिग्नल अभी कुछ टूट गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी हम स्क्रीन पे एक कमेंट दिखा रहे हैं। डॉक्टर नेहा तिवारी है ये, जमशेदपुर हेलो। के मशहूर करीम सिटी कॉलेज में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की हेड हैं। बहुत ही ज़हीन, बहुत उनका दखल है अदब की दुनिया में, लिखने पढ़ने की दुनिया में। बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स की जूरी वगैरह में भी रहती हैं और कल्चरली बहुत एक्टिव रहती हैं। तो उनका कमेंट है, वो उन्होंने तारीफ भी की है और कहा है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस फिल्म, मेक इट अवेलेबल एट द अर्लीस्ट। तो इसका जवाब हम रंजन जी से थोड़ी देर में लेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि न्यू दिल्ली फिल्म फाउंडेशन भी अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि दिल्ली में और बाकी जगहों पे इस फिल्म की स्क्रीनिंग किस तरह से हो सके, ताकि लोग इस फिल्म को देख सकें और ये चर्चा और ज़्यादा सार्थक हो सके। एक बार शायद बीच में फलक जी की लाइन कट गई थी। ओवर टू यू फलक, आप कुछ कह रही थी। हाँ, बस मैं इसी से क्लोज करना चाहूँगी अपना स्टेटमेंट कि ये फिल्म अच्छी बनी, और हम लोगों ने जब बात कर रहे थे तो हम लोगों ने नहीं सोची थी कि ये फिल्म यहाँ तक जाएगी। एक डिप्लोमा फिल्म है, एक सर के साथ मैंने पहले भी काम किया, और चंपारण मटन टाइटल भी बहुत अट्रैक्टिव है, और सर का तो खैर है ही है लिंक, मेरा ददियाल भी चंपारण पड़ता है, तो एक वो भी एक अच्छा था कि अरे बहुत मज़ेदार टाइटल है। फिर हम लोगों ने बैठा और फिर कोऑर्डिनेशन करके डेट्स वगैरह पे उन्होंने शूटिंग स्टार्ट की। तो ये हमारा था कि नहीं, ये अच्छा है, ये अच्छी बनेगी फिल्म, तो FTII के द्वारा अलग अलग अच्छी फिल्म फेस्टिवल्स में भेजी जाएंगी। लेकिन ये फिल्म फेस्टिवल्स में जाएंगी और ऑस्कर्स के स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड चली जाएगी और सेमीफाइनल्स तक पहुंच जाएगी, ये तो शायद मुझे लगता है किसी ने भी नहीं सोचा था। ये जस्ट ऊपर वाले का पे बैक मैं मानती हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि सबको हमें लगता है कि एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं लाइफ में, एक ब्रेक थ्रू जिसको हम लोग बोलते हैं सबके लिए। तो हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है, और FTII का मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि उन्होंने ये पहल की भेजने के लिए, क्योंकि उनकी फिल्म है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इट्स अ टीम वर्क, सबने मेहनत की, सबने 1000% दिया होगा मुझे लगता है, इसीलिए इतनी परफेक्ट फिल्म बनकर आई है। एंड आई होप कि इस फिल्म जहाँ तक जितनी शोहरत कमाई है उतनी ही सबको अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कामयाबी मिले आगे। चलिए, बहुत अच्छा, एक बहुत प्रश्न अच्छा। मैं पूछ सकती हूँ? अच्छा जी, आपसे इजाजत लेना चाहूंगी कि मुझे बस थोड़ा लेट हो रहा है इवेंट के लिए अच्छा, निकलना नहीं, है। आप प्लीज यू कैरी ऑन। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी शेड्यूल में समय निकाला। मैं समझ सकता हूँ आपके कमिटमेंट्स थे, लेकिन आपने बातचीत की, बहुत अच्छा रहा। और हम फिर थैंक यू कभी सो मच। किसी और मौके पर जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो हैव अ मच। गुड डे। हैव अ गुड डे। जी, हम शुभम जी से बात करना चाहते थे। आप कुछ कह रही थी डॉक्टर अक्षरा। हाँ, मैं फलक जी को बधाई देना चाहती थी, क्योंकि मैं अभी जब वो बात कर रही थी जिस तरह की परफॉर्मर होना चाह रही हैं, मतलब तो उस तरह से सोचते सोचते फिल्म देखते देखते मैं सोच रही थी कि इनको मैं कैसे मतलब समझ रही हूँ, तो मुझे उनको देखकर याद आया अभी कि बिल्कुल दीप्ति नवल मुझे याद आई। जिस तरह से दीप्ति नवल जो एक अभिनय के क्षेत्र में भी उन्होंने कला फिल्में भी की हैं और व्यावसायिक फिल्में भी की हैं, तो मुझे बस वही उनको कहना था। हालांकि जो मेरा प्रश्न था वो आपने पूछ लिया था। ठीक है सर। ओके, शुभम जी, आपके पास हम आ रहे हैं। आप अभी हमें एक तस्वीर मिली थी आप लोगों की, उपलब्ध कराई गई थी। मेरे ख्याल से ये पूरा क्रू है, जिसमें सबसे आगे हाफ जैकेट पहने आप दिखाई दे रहे हैं। तो तो ये सारे FTI के स्टूडेंट्स हैं। पहले तो आप इसके बारे में कुछ बताइए, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। दरअसल ये हमारी टीम है। ये पूरी, मतलब पीछे रंजन बैठा है, सामने जो गॉगल पहनी है वो मीनाक्षी है, जिसने प्रोडक्शन डिजाइन और डायरेक्शन किया। उसके बगल में रेड स्वेटर में वैष्णवी है, जो फिल्म की एडिटर है। ब्राउन टी शर्ट में आदित्य सतविन है, जो सिनेमाटोग्राफर है, और लास्ट में मैं हूँ। तो बेसिकली इन सब के बारे में एक बात, मतलब
जैसे हम किसी घर में जाते हैं या बहुत सुंदर घर होता है और हम कहते हैं कि कितना अच्छा फर्नीचर है, कितना अच्छा पेंट है, बट ऐसा होता है कि सबसे अहम बात ये होती है कि उसकी बुनियादें जो है या उसके पिलर्स जो है उनके वजह से ही वो घर बहुत टिका होता है। तो ये बुनियादें हमारी ये 5 लोग हैं, ऐसे मैं समझता क्या हूँ बात है, बहुत कि ही खूबसूरत फिल्म की बात जो आपने की। बुनियादी है। और एक ऐसे होता है कि हम सब लोग बहुत अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं। मैं महाराष्ट्रियन हूँ, आदित्य तमिलनाडु से है, वैष्णवी बॉम्बे से है, मीनाक्षी उत्तर प्रदेश से है और रंजन बिहार से। हम पूरे सब अलग अलग स्टेट्स के जिन्होंने एक मतलब शायद एक दूसरे का कल्चर इतना एक्सप्लोर नहीं किया था। लेकिन फिल्म, ये जो फिल्म है शरायत थी या चंपारण थी, दोनों के लिए साउंड मैंने ही किया है रंजन के साथ। तो एक है कि रंजन जो लिखता है, जैसे आपने बोला था कि अगर ऑस्कर्स के लोगों को वो बात समझ आ गई होगी, फिल्म के न्यूएंसेस समझ आ गई होगी, तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि रंजन के ये दोनों जो फिल्म है या स्पेसिफिकली चंपारण मटन जो फिल्म है, वो किसी अगर कल्चर हटा के भी देखे तो वो एक ग्लोबल इशू भी बताता है, या फिर हर कल्चर में ये प्रॉब्लम्स होती है। आप ये चंपारण मटन की जगह अगर आप किसी भी रंजन किसी भी लैंग्वेज में फिल्म में बनाता या किसी भी कल्चर में फिल्म बनाता तो उतना ही उम्दाबंदी, क्योंकि ये एक नॉर्मल इंडियंस की प्रॉब्लम है। मतलब हम जिस अभी दौर से गुजर रहे हैं लॉकडाउन के बाद, तो ये बहुत ही उस और जैसे आपने, मैं और एक चीज पे बात करना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि वेस्ट का जो वैलिडेशन होता है ऑस्कर्स का या फिर अवार्ड्स का, तो रंजन और मैं जब भी हम बात करते थे फिल्म के बारे में कि लिखना है या फिल्म हम राइटिंग के टाइम पे बात करते, तो हमने एक बहुत सोच के रखा था कि हमें किसी भी फेस्टिवल्स को टारगेट करके शॉर्ट फिल्म्स नहीं बनानी। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि शॉर्ट फिल्म्स बनाई जाती है फेस्टिवल्स में जाने के लिए, कि मैं कांस जाऊंगा या फिर टोरंटो जाऊंगा, उससे मुझे एक्सपोजर मिलेगा, जो गलत नहीं है। बट मुझे लगता है हम अगर इंडियन कंटेक्स्ट में फिल्म बना रहे तो हम हम कब देखते थे, या फिर बचपन या हमारे आसपास के लोग फिल्म क्यों देखते हैं, ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि वो कुछ ऐसा देखना चाहते हैं कि वो रिलेट कर पाए उनके जिंदगी से। आई थिंक वो बहुत लाना इम्पोर्टेंट है कहीं ना। अगर हम सिर्फ फेस्टिवल्स के लिए फिल्म बनाते रहेंगे तो शायद अच्छे फिल्म मेकर्स मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे, अगर सिर्फ फेस्टिवल्स के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवार्ड छोड़कर भी शॉर्ट फिल्म पर बातें हो। जैसे आज आपने बहुत अच्छा ये इवेंट किया है कि लाइक एक शॉर्ट फिल्म पे बात हो रहा है, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगा कि शॉर्ट फिल्म्स पे भी बात होना चाहिए, अच्छे फिल्म पे बात विदाउट एनी रीजन भी होना चाहिए। वी शुड नॉट वेट फॉर एनी ऑस्कर्स for True. talking about. Absolutely true. Absolutely true. Apart from coming back again to Oscars, ऑस्कर की वजह से आपने इस फिल्म का साउंड डिज़ाइन किया है, म्यूज़िक आपने कंपोज किया है, और वो जो गीत है इसमें कौवे के प्यास वाली, वो भी आपने कंपोज करने में मदद की है लिखने में। साउंड डिज़ाइनिंग मेरा मानना है कि किसी फिल्म का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि फिल्म जो है वो मेक बिलीव मीडियम है, और फिल्म के ज़रिए हम उसको देखने वाले को एक बड़े से हॉल में, जो हमारा क्लासिकल तरीका है, एक अंधेरे कमरे में हम सिनेमा हॉल देखते हैं बड़ी सी स्क्रीन पे, और वो ऑडियो विजुअल मीडियम है जिसमें वीडियो सामने है और ऑडियो, जिसकी मदद से आप अगले वाले के दिलो दिमाग को कैप्चर करते हैं और उसको बताते हैं कि जो तुम देख रहे हो यही दुनिया है, यही हकीकत है तुम्हारे चारों तरफ की। तो इसमें साउंड का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि वो जो दृश्य आप देख रहे हैं उससे जुड़े क्या क्या साउंड्स हैं। साउंड डिज़ाइनिंग एक बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है, क्योंकि आपकी जितनी डेप्थ है, जितना आप समझ सकते हैं कि इस दृश्य में साउंड की ज़रूरत है, और वो दाल में नमक की तरह से होता है कि ज़रा सा भी कम हुआ और ज़रा सा भी ज़्यादा हुआ तो दोनों ही दिशा में स्वाद, उसका जायका बेकार हो जाता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने इस फिल्म को देखा और 2-3 बार देखा, और हेडफोन लगा लगा के देखा, और इसका साउंड बहुत ही ज़्यादा मेहनत से और बहुत ही स्किलफुली डिज़ाइन किया गया है। तो दैट इज़ वन थिंग। साउंड डिज़ाइन फिल्म मेकिंग एक ऐसा पार्ट है जिसको हम उतना ज़्यादा अभी चर्चा में नहीं रहता है। हम पहले फिल्में देखा करते थे, धीरे धीरे लोगों की समझ में आया कि हाँ भाई, फिल्म की फोटोग्राफी बड़ी अच्छी है, फिल्म का कैमरा वर्क बड़ा अच्छा है। फिर धीरे धीरे लोगों को स्क्रीन प्ले भी समझ में आने लगा, लोगों के बातचीत के डिस्कोर्स में ये भी शामिल हो गया कि फिल्म का स्क्रीन प्ले नहीं ठीक है, अच्छा है, एडिटिंग नहीं ठीक है, एडिटिंग थोड़ी ढीली है, फिल्म थोड़ी लंबी है। अब साउंड की भी लोगों को समझ आ रही है कि भाई साउंड डिज़ाइनिंग भी फिल्म मेकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। जब 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए रसूल पोकट्टी को साउंड डिज़ाइनिंग का ऑस्कर मिला,
जो कि वाक़ई बहुत बढ़िया काम था, जो साउथ इंडस्ट्री के रसूल पोपट्टी बहुत ही जाने-माने साउंड डिज़ाइनर हैं और उनका लगातार बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो जब आपको इस फ़िल्म के लिए साउंड डिज़ाइन करने की ज़िम्मेदारी मिली थी, तो आपने उसको कैसे साउंड को कंसीव किया या दृश्य के हिसाब से आप कैसे करते हैं? शूट हो जाता है, उसके बाद उसमें अलग से डालते हैं या ऑन लोकेशन कैप्चर करते हैं, क्या करते हैं और कैसे आप उसको प्रोसेस करते हैं, आइडिएशन कैसे करते हैं? आप बताइए प्लीज़। जिस- जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार जब स्क्रिप्ट रेडी हुआ कि रंजन ने बताया कि ये स्क्रिप्ट है, तो राइटिंग लेवल से ही मैं रंजन के साथ था कि मैं पढ़ रहा था, रोज ड्राफ्ट पढ़ रहा था, रंजन जो भेज रहा था, हम डिस्कस कर रहे थे, झगड़ा करते थे, डिबेट करते थे, ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा, बहुत इसके बाद वो स्क्रिप्ट तैयार हुआ था। लेकिन क्या होता है कि जब आप डायरेक्टर के साथ इस फेज से रहते हो, जनरली होता कैसे है कि फिल्म बहुत बार ऐसा होता है कि फिल्म बनने के बाद साउंड डिजाइनर के पास आती है कि आप कुछ तो करिए, लेकिन अगर एफटीआई में ये कल्चर बहुत अच्छा है कि आप पहले से इन्वॉल्व रहते हो फिल्म के साथ एज अ साउंड डिजाइनर। तो फर्स्ट मेरा सामने सबसे बड़ा चीज ये था कि ये फिल्म बिहार बेस्ड है और हम शूट कर रहे हैं महाराष्ट्र में, जिसका साउंडस्केप पूरा अलग है। अगर आप महाराष्ट्र का साउंडस्केप सुनोगे और बिहार का साउंडस्केप सुनोगे तो बहुत डिफरेंस है दोनों में। तो समझ में आ गया कि कुछ क्रिएट करना पड़ेगा चीजें। जैसे फिर मैंने बहुत सारे फिल्म्स को देखा रेफरेंस के लिए, और फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि जैसे हमारा मेन काम साउंड डिजाइन करना ही होता है एफटीआई में, लेकिन म्यूजिक का एज सच हमको, मतलब तुम कर सकते हो लेकिन कुछ सिखाया नहीं जाता या ऐसा कुछ है। तो मैंने सोचा कि अभी हम मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसमें म्यूजिक का रिक्वायरमेंट है, कि इसमें गाना हो सकता है। तो हम थोड़ा सा सोचे, क्योंकि 24 मिनट के फिल्म में गाना करना एक बड़ा चैलेंज होता है, और फिर भी बजट इतना हमको नहीं दिया जाता कि हम पोस्ट प्रोडक्शन में भी पैसा डाल सके। तो फिर वो जो मतलब टाइम जो 24 मिनट का फिल्म है, उसमें जब चंदन जी पैसे के लिए घूम रहे हैं चारों तरफ, वो हर जगह पैसे के, मतलब मटन के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए उनका उनका जो एफर्ट है, तो वो वैष्णवी जो हमारे एडिटर है, बात करने के बाद ऐसा लगा कि वो मोन्टाज हो रेदर देन अ फुल सीक्वेंस। अगर हम उसको मोन्टाज करें तो हम टाइम ड्यूरेशन में उसको ठीक से बैठा सकेंगे और बहुत सारा अलग अलग लोकेशन पे शूट कर सकेंगे। तो फिर मोन्टाज के लिए सपोर्टिंग मुझे लगा कि गाना हो सकता है, और फिर रंजन और हमने बैठ के वो गाने के ऊपर सोचना शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं हम कह लो कि हम इसको कौवे से कंपेयर कर सकते हैं कि एक प्यासा पंछी पानी के लिए दर दर भटक रहा है। तो उस हिसाब से हमने थोड़ा सा लिखना शुरू कर दिया। और उसके बाद एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा कि फिल्म का शूट से पहले ये गाना रेडी था, मतलब ये गाना हो चुका था शूट क्या बात है। होने से पहले ही। और शूट पे ये गाना स्पीकर से हम बीच बीच में बजाते थे, एक मूड लाने के लिए शूट के ऊपर। उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो इंस्ट्रूमेंटेशन बजाने। और एक ऐसा कि मैंने अभी तक इस स्टाइल का म्यूजिक नहीं किया था। मैंने मराठी सॉन्ग्स किए थे, फोक सॉन्ग्स किए थे, पर ये मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था कि उस जॉनर को कैटर करना। तो मैंने बहुत सारा, मतलब मैं रोज रात को हेडफोन डाल के भोजपुरी गाने सुना हूँ, यूपी साइड के, नॉर्थ के जितने भी गाने, सब फोक सॉन्ग्स, जो पॉपुलर डीजे सॉन्ग्स है, सब सब सुनिए कि हम क्या फ्लेवर ला सकते हैं। और फिर एक उस टाइप से वो 2 गाने फिल्म में बने। जो अंत में एक आता, अंत का गाना भी बहुत एब्रप्ट, मतलब टू बी ऑनेस्ट फिल्म शूट होने के बाद एडिट भी हो गया था, तब तक अंत का गाना था नहीं। एंड प्रॉपर साउंड पे हो रहा था कि वो कैमरा पीछे आता है और वो लोग मटन खा रहे फैमिली, उधर एंड होना था, उधर नेचर का साउंड था बस। पर कहीं ना कहीं मुझे जो पर्सनली लगा कि ये अंत जो है ये शायद हमारा एफटीआई का भी अंत है। मतलब फिल्म एंड हो रहा है, मतलब एफटीआई भी अभी हो गया है। और मैंने रंजन से कहा कि कुछ तो धमाकेदार करना पड़ेगा एंड में। मतलब ये सैडनेस नहीं होना चाहिए। वो लोग खा रहे हैं, वो लोग मजा कर रहे हैं, और वो अभी उनको जो चाहिए वो मिल गया, और शायद हमें भी अपनी डिग्री मिल रहा है, तो लेट्स सेलिब्रेट इट। और एंड में फिर हमने एक गाना कर दिया जो फिल्म के साउंड के लास्ट 10-15 दिन में रिकॉर्ड हुआ है और उधर चला गया। और मतलब वही है कि ऐसा कुछ कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि अरे ये सोच के डाला है, ये सोच के करा है। ऑफ कोर्स हम डिस्कशंस बहुत करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज होता है वो इंट्यूशन होता है कि तुमको विजुअल देख के क्या आ रहा है दिमाग में। हाँ, मुझे लग रहा है कि इधर ये होना चाहिए। जैसे दादी जब आती है फिल्म में, घर के बाहर दादी आती है, आपको कंटिन्यूसली डीजे सुनाई देता है पीछे, जो मुखिया के घर का जो गाना बज रहा है। और एकदम से जब चंदन जी को वो बोलती है कि
मटन मांगने में इधर आई थी, उनके घर पे त्योहार है, तो एकदम से डीजे बंद हो जाता है। एकदम से डीजे बंद होके, तो उसका इंटेंशन वही था कि उस मूड से बाहर लाके ऑडियंस को एकदम सीरियस करना है अभी। तो साउंड यही चीजें करता है। पर हमारे प्रोफेसर जी, मतलब मधु सर वैसे बोलते हैं कि अच्छा साउंड डिजाइन वही होता है जो लोगों को नोटिस ना हो। अगर आपको नोटिस हो रहा है कि हाँ इधर ये पंछी डाला है या इधर ये डाला, अगर आप फिल्म देखते समय नोटिस कर रहे हो तो शायद वो डिजाइन कुछ ज्यादा हो गया है, नमक ज्यादा हो गया है दाल में। बहुत अच्छी बात कही आपने। साउंड बहुत घुल मिल जाना चाहिए और नोटिस नहीं होना चाहिए। इसलिए आप जो कह रहे थे कि आजकल लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं साउंड की तरफ, क्योंकि अभी अच्छे हेडफोन्स आ गए, अच्छे स्पीकर सिस्टम्स घर में आ गए हैं, तो सब लोग ध्यान दे रहे। लेकिन हम यही चाहते हैं कि लोगों को नोटिस ना हो हमारा काम, लोग फिल्म के साथ साउंड जाए, साउंड कहीं ओवर पावर ना हो। मेरे कहने का मतलब था कि लोगों की सेंसिटिविटी और जानकारी बढ़ रही है, तो लोग अब गौर से देखने लगे हैं कि हाँ वो जो देख रहे हैं उसमें और क्या क्या ब्यूटीफुल एलिमेंट्स हैं। और आपने बड़ी अच्छी बात बताई, और आपकी बातों से मेरे ख्याल से जो लोग देख रहे हैं ये सेशन, उनको अंदाजा लगा होगा कि साउंड कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी फिल्म का। और अगर आप उसमें जब उसकी नानी आती है पानी मांगने के लिए, शायद डीजे का म्यूजिक आप नहीं डालते बैकग्राउंड में, तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो हो सकता है, लेकिन वहाँ पे है, उससे एक मूड बन गया, लेकिन लोग जल्दी वो बता नहीं पाएंगे कि वो क्यों अच्छा लग रहा है वो सीन। तो वही आपने कहा कि नोटिस अगर हो गया तो मतलब आपने काम अच्छा नहीं किया है, तो इट शुड नॉट बी नोटिस्ड, लेकिन वो अपने आप में सीन को ब्यूटीफाई कर जाता है। यहाँ पे मैं रंजन जी के पास आना चाहूँगा। आपने इस फिल्म के मेकिंग और प्रोडक्शन के दौरान की तमाम बातें बताई, तो ये जो सीन्स आप बता रहे थे, इसका म्यूजिक कंपोज करना, म्यूजिक को कंसीव करना, तो इसमें आपके आइडिएशन की और उसको कंसीव करने की जर्नी के बारे में थोड़ा और बताइए आप रंजन जी। चाहे वो गाना कंसीव करना हो या सीन्स को कैसे कंपोज किया जाए, इसको लेके आप कैसे डिसाइड करते थे, क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्प है। अब आपको कम से कम समय में कम से कम सीन्स, कम से कम डायलॉग, और सबसे बड़ी बात कम से कम प्रोडक्शन बजट में उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो गागर में सागर भरने जैसा था। तो ऐसे कौन कौन से दिलचस्प इंसिडेंट्स हुए जब आपको, जिसको कहते हैं कि गुर्बत में ही ज़्यादा क्रिएटिविटी आती है, जब आप क्राइसिस में होते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी पीक पे होती है, तो वो कौन कौन से ऐसे मोमेंट्स हैं जब इस फिल्म के दौरान आपने फेस किया? पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मनीष जे टीपू सर को, जिन्होंने हमारे लिए 2 गाने ऐसे फ्री में आके गा के गए, और मतलब हम एक गाना जाके मतलब ऐसा फील करवाया कि टेंशन मत लो, हो जाएगा। उनके पास 5-5 तरीके के वॉइसेस थे, कौन सा वॉइस चाहिए चूज करना था मुझे। वो कभी बच्चा की आवाज में गा देते थे, कभी एकदम गांव का भूलरा करके कोई लड़का है उसके आवाज में। तो ये बहुत वो धन्यवाद उनको देने की जरूरत है, क्योंकि उनके बिना ये 2 गाने नहीं हो पाते। क्योंकि हमने बहुत ट्राई किया था कि कोई और भी सिंगर, क्योंकि कुछ दिखता नहीं है कि किससे गवाए क्या है। अंत समय शुभम डेली बोलता था यार खोज के लाओ, किसी को तो खोज के लाओ, गवाओ किसी से। तो एक काफी लोगों को हमने ट्राई किया कि गवाया जाए। उससे पहले अगर लिखने की बात करें तो पहले फिल्म में शुरू में गाने नहीं थे, मतलब लेकिन एक सीन है वहां पे जहाँ पे वो बोलता है कि सारा गांव से तो पैसा मांग ले ली, लेकिन अब समझ में ना आई है कि केकरा से पैसा मांग। फिर मेरे को खुद चीटिंग लगने लगा खुद से कि यार वो तो दिखाया नहीं हमने कि सारा गांव से पैसा मांग लिया। तो फिर हम लोग प्लान करने लगे कि भाई वो मोन्टाज आना चाहिए। तो जब मोन्टाज आएगा तो फिर हम सोचे कि इसमें गाना भी होना चाहिए, और हम तीनों लोग, चारों लोग, जो भी 5 लोग बोल सकते हैं कि उसके। अब जितना फिल्म हमने लिख दिया था, वो जो मैं कोशिश करता हूँ कि फिल्म जो गागर में सागर भरने का काम करे, तो वो कर दिया था, मान लीजिए वो हो गया था। ये जब गाना आया ना तो वो पूरा अट्रैक्शन, प्री प्रोडक्शन का और राइटिंग का, हर चीज का पूरा अट्रैक्शन ये गाना ले लिया। अब हम लोग गाने पे ही काम कर रहे हैं, लगभग हर चीज छोड़ के, शॉर्ट डिवीजन या जो भी है हर चीज छोड़ के, कहानी क्या हो रहा है वो सब छोड़ के गाना ने ले लिया। क्योंकि आप गाना एक ऐसा चीज है कि उसमें जाते हो तो आपको पूरा करना होता है, और उसको बिट बाय बिट आप इम्प्रोवाइज करके या इम्प्रूव करना पड़ता है।
तो मैंने काफी राइटर्स को कॉल किया, मतलब जहाँ जहाँ जितना मेरा जानकारी में थे लोग, उनको बात किया कि आप हमारे लिए, हम एक चंपारण मटन करके एक फिल्म बना रहे हैं जो मेरा डिप्लोमा फिल्म है, आप उसमें गाने लिख दोगे क्या? तो मैंने ऐसे काफी लोगों से बोला, तो उन लोग का गाना उन लोगों ने जो भेजा वो लिटरल आ रहा था, चिकन मटन करके। तो मैं बोला भाई मटन के लिए थोड़ी फिल्म बनाया मैंने ऐसा। तो फिर वहां से मुझे लगा कि नहीं, फिर शुभम ने बोला यार तू ही अच्छा करता है, तू ही लिख, तू ही कुछ कर सकता है, क्योंकि तेरा भी अच्छा है पोएट्री थोड़ा, तो तू लिख। तो मैं बोला ठीक है, मैं करता हूँ। फिर ये तब मुझे रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, एक गाना बचपन में दादाजी 4 बजे भोर में उठ के लगा देते थे। डेक हमारे पास था, डेक मतलब एम जो होता है वो, तो वो डेक में गाना लगा देते थे, पूरा घर 4 बजे मॉर्निंग से सुनते रहता था, सब सो रहे हैं और सुन रहे हैं, और फुल साउंड में। तो सिया ने बोला भगवान, ऐसे करके वो चलता था। तो उसी में ये हंस चुनेगा दांगा कौवा मोती खाएगा करके कुछ था। तो कौवा वहां से आया, फिर वो कौवा की कहानी याद आई कि घड़ा में पानी बहुत नीचे तलक में है, और फिर उसमें कंकड़ डाल के उसको ऊपर लेयर आता है। तो यहाँ भी मटन का तलाश है ऐसे, और मटन का जद्दोजहद है खरीदने के ऊपर, बनाने के ऊपर। तो फिर उसको को रिलेट करके मुझे एक मिल गया, फिर मैंने उससे सोचना स्टार्ट कर दिया कि घड़े में पानी तली तलक कौआ भटके प्यासा। क्या तो बात इस है। तरीके से ये कंसीव हुआ, और उसके बाद कौआ एक बार आ गया जब, तो फिर लास्ट वाला जो गाना था, तो जब वो गाना था नहीं पहले, वो हम लोगों ने शूटिंग के बाद साउंड जब चल रहा था, तब मुझे डेली सुबह बोलता था लिख के लाया लिख के लाया करके। और मतलब म्यूजिक पहले सुबह बनाता था, और बोलता था कि इसमें ही लिखना है तुमको 4 नोट में। तो कुछ मैं सोचता था, कुछ शुभम सोचता था, ऐसे करके। एक रोहित मुलमुले है हमारा बैचमेट है, तो उसने भी काफी कंट्रीब्यूट किया इस गाने को बनाने में और सोचने में। तो आ, ऐसे करके ये लास्ट मोमेंट में जो गाना है कि घूमी घूमी धरती सारी, हाथ को अमृत लागा रे, झूम झूम के प्यास बुझाई, उड़े आकाश कागा रे, सर उठा के उड़ना चाहे बिना गांठ बिन धागा रे, सबकी छाया एक ही जैसी, क्या गोरा क्या काला रे। ये जो गाना है वो एकदम एंड मोमेंट में आया है। और फिर वापस जाके सर को बुलाया हमने, एक बार जाके उनसे रिकॉर्ड करवा लिया, फिर बोला कि फिर से गाना। तो फिर उनके पास गया, और फिर सर एफटीआई, सर को एफटीआई हमने बुलाया, मनीष जे टीपू सर को, और फिर वो गाना रिकॉर्ड हुआ एफटीआई में। तो इस तरह से ये जर्नी था। ये मनीष जी टीपू सर के बारे में थोड़ा और बताइए, कौन है और कहाँ के? मनीष जे टीपू जिन्होंने गैंग्स ऑफ वसेपुर में भी गाना गाया, भूस के ढेरी में राई का दाना, रंग बिरंगा बैल गाना, ये जो गाना है वो उन्होंने ही गाया है। और ओके। वो काफी एफटीआई से जुड़े हैं, और मतलब एफटीआई में काफी 4 साल रहे हैं वो, और साउंड डिजाइन करते हैं, फिर वो गाना गाते हैं, वो वॉइस आर्टिस्ट हैं, वो क्या नहीं है वो सब करते हैं। क्या बात है। मुंबई में मुझे पता चला, सिद्धार्थ सिन्हा करके हमारे प्रोफेसर हैं, उन्होंने नंबर दिया उनका कि उनसे बात करो, वो गाना गा सकते हैं, अच्छा उनका ये वॉइस है। तो फिर हम जब मिले तो हम तो खुश हो गए उनसे मिलने के बाद। जी। अच्छा, और एक दिलचस्प बात है कि आपको इस फिल्म में एक स्क्रीन पर भी आप दिखाई देते हैं। ये वो दृश्य है जिसमें आप स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, जो गांव का मुखिया है जिसके पास चंदन रॉय रमेश मुख्य पात्र जाते हैं पैसा मांगने। तो ये आप यहाँ पे कुर्सी पे बैठे हुए मुखिया की भूमिका में चलिए, दिखाई दे आपका रहे हैं। जो इसके पहले वाला जो सवाल था ना कि कम पैसे कैसे कैसे, तो उसका अब हम इसमें जवाब देते हैं। हाँ। एक एक्टर को हमने बोला था जो मुजफ्फरपुर के हैं, वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर है किसी चीज के, और मुखिया टाइप का उनका छवि था, और दिखते हाँ। भी थे। तो हमारा जो कैरेक्टर है वो अ, मुखिया का कैरेक्टर था। तो हमने बोला था उनको, वो लेकिन आ नहीं पाए किसी वजह से, और हमारा इतना बजट चला गया था कि हम मुंबई से भी किसी को नहीं बुला सकते थे। तो फिर शुभम ने बोला भाई तू ही कर ले। मैंने
मैं बोला नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करूंगा भाई, ये सब मत कर। तो शुभम ने बोला नहीं नहीं नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं है, पैसा नहीं है, मतलब 2-3 हजार भी नहीं खर्चा कर सकते थे किसी एक्टर पे लाने के लिए, इतना मतलब था ही नहीं, हमारे तरफ से भी पैसे बह गए थे पूरे, मतलब कर्जा में कर्जा, कर्जा में कर्जा चल रहा है, एक तरफ शॉट ले रहे हैं, एक तरफ पैसा का उपाय कर रहे हैं। ये ऐसा चल रहा है। फिर हमारी एडिटर है, उसका उसका भी बहुत सारा पैसा खर्चा हो गया था, तो एकदम खिलाने तक का पैसा नहीं बचा था टीम को। तो फिर अभी बहुत सारा है अरेंजमेंट करना, जो मीरा झा आई हैं वो दरभंगा से आई हैं, तो उनको भी वापस भेजना है, फिर सबको एक अच्छे तरीके से विदा तो करना है। तो अब लास्ट मोमेंट में हमारा शूट हो रहा है ये मुखिया का सीन, तो ऑडिशंस थे, लेकिन इतना, अब मुंबई से भी तो गाड़ी भेजना पड़ेगा या फिर उनको मंगाना पड़ेगा, और बारामती में हो रहा है, पुणे से भी दूर है, तो 10,000 का कम से कम खर्चा हो जाएगा। तो वो पैसे की किल्लत में चलो भाई हम कर देते हैं, ऐसा हुआ। ऐसा करना जैसा नहीं था कि मुझे ही करना है, बचाने के लिए समझिए, तो ये हुआ है। बहुत जी। अच्छी बात आपने बताई, इससे ये भी लोगों को पता लगेगा कि फिल्म बनाते समय किस तरह से दो चुनौतियां, क्रिएटिविटी का तो टेस्ट आप दे ही रहे हैं, लेकिन साथ में वो मैनेजमेंट जो होता है, इसीलिए फिल्म मेकिंग बड़ा कंप्लीट आर्ट है। इसमें बहुत सारी ललित कलाओं का समावेश तो होता ही है, बहुत सारी विधाएं, एक्टिंग, डांस, डायलॉग, वॉइस, इन सब का, और साथ में टेक्नोलॉजी के तमाम स्किल्स का तो उपयोग होता ही मैनेजमेंट है। तो पूरा है, लेकिन टीम मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ा रोल है। और आपकी कहानी सुन के मुझे याद आ गया कि जो कल्ट फिल्म हमारे समय की जाने भी तो यारो, जो ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है जाने भी तो यारो बनाते समय कुंदन शाह की निर्देशित, उस फिल्म में जो महाभारत का मशहूर सीन है, स्टेज पे रामलीला जो हो रही है जिसमें महाभारत होने लग जाती है, उसमें महाभारत हो रही है, सॉरी, तो दुशासन के रोल के लिए जिस एक्टर को आना था, शायद वो ज्यादा पैसे मांग रहा था, और फिल्म का प्रोडक्शन मैनेजमेंट देख रहे थे विधु विनोद चोपड़ा। तो ये हुआ कि भाई विधु विनोद चोपड़ा जो है वो दुशासन का रोल करेंगे, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट देखने के साथ साथ वो दुशासन का रोल उन्होंने उसमें किया था। तो फिल्म के क्रेडिट्स में आप देखेंगे अगर IMDb पे, तो आप देखिए, तो उसमें विधु विनोद चोपड़ा का नाम है दुशासन के तौर पे। तो वहाँ पे पैसे बचाने के लिए, तो कहने का मतलब ये है कि जो एक फिल्म होती है मास्टरपीस, वो किस तरह से किन किन परिस्थितियों में बनती है और इसी तरह से इंतजाम करते हुए बनती है, और तभी वो चीज़ बेहतरीन बन पाती है। तो ये एक अलग पहलू है। आप कुछ कह रही थी डॉक्टर रक्षा गीता? हाँ, मैं आप ये कह रही थी, समाप्ति की ओर आपने, बढ़ रहे हैं। हाँ, आपने जो जानकारी दी वो मुझे नहीं पता थी, उसी के बारे में बोल रही थी मैं। बाकी और मैं इतनी, मतलब फिल्म को देखने से पहले ही बहुत एक्साइटेड थी, और आपने जब मुझे दी, बस यही मैं कहूंगी कि चंपारण मटन जो है, ये सिर्फ मटन नहीं है, एक पूरा प्रतीक है। चंपारण पूरे गांव का प्रतीक है। जैसे कि हम कहते हैं ना, एक प्रतिनिधि कहानियां होती, प्रतिनिधि चरित्र होते हैं, है ना, ऐसे ही प्रतिनिधि कंटेंट होता है। तो ये जैसे शुभम जी ने भी कहा कि ये गांव सिर्फ एक चंपारण गांव नहीं है, पूरे भारत का गांव है। जैसे अभी आपके बातों के माध्यम से पता लगा कि शूटिंग महाराष्ट्र में हुई है, तो हमें देखने वालों को तो नहीं पता लगा कि ये मतलब सारे गांव एक से ही है भारत में। आप कहीं भी चले जाएं, एक जैसे ही, थोड़ा बहुत जो खाने पीने का है, जैसे चंपारण मटन है, वो वहां की विशेषता है। और मैं तो अभी कोरोना के बाद देख रही थी, यहाँ पर दिल्ली में भी जगह जगह चंपारण मटन की एक लोकप्रियता बढ़ी थी। लोग इस मटन को, तो जब मैंने शीर्षक सुना था, मुझे लगा कि ऐसा ही कुछ होगा इस फिल्म में, लेकिन जब मैंने देखा तो उससे कहीं कहीं ज्यादा ये फिल्म आगे बात कहती है। और 2-3 चीजें जैसे मैंने उसमें लिखी थी, जैसे एक संवाद आपका ये है कि जो काम बाप दादाओं ने किया जरूरी थोड़ी है वो बेटा भी करेगा, ये। और उसके बाद जब वो दुगना सूद लेता है, तो वो दुगने सूद, वो कहता है दुगना क्यों, तो वो कहता है क्यों, तुम्हारा बाप पैदल चलता था और तुम साइकिल पे चलते हो। तो मतलब ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाती हैं। और जहां तक शॉर्ट फिल्म की बात है, तो मैं तो कहती हूँ बड़ी बड़ी फिल्में भी जो होती है ना, इतनी गहरी बात अपने संवादों के माध्यम से नहीं कह पाती, जो कि आपने इस फिल्म में कही है। और इस फिल्म को मैं कहती हूँ बहुत लोगों को देखना चाहिए, और इसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म अलग से भी, मुझे लगता है स्क्रीनिंग अलग अलग होनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस फिल्म को लोग देखें और भारत को समझें, और इस चीज को भी समझें कि अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए, और जो अब तक की जो स्थितियां हैं उनसे कैसे संघर्ष करना चाहिए। बहुत बधाई आपको। बहुत अच्छी बात आपने बोली, और इसी नोट पे हम अब इसको समाप्ति की तरफ ले जाते हैं।
और आखिरी में इतनी अच्छी बातें पता लगी कि फ़िल्म कैसे बनती है और इस तरह की फ़िल्म बनने के पीछे किस तरह का थॉट प्रोसेस होता है, किस तरह का आइडिएशन होता है और किस तरह का टीम वर्क होता है, ये हमको पता लगा। तो एक और हम आपसे वादा ले रहे हैं कि जल्दी हम इसकी स्क्रीनिंग का कोई इंतज़ाम करेंगे, वो वर्चुअल हो या फिज़िकल हो। हम दिल्ली में भी और बाकी जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, वहाँ भी इसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। लोगों को ये अच्छी फ़िल्म देखने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे लाइव सत्र के दौरान कई लोगों ने इस तरह का मैसेज दिया है कि फ़िल्म कैसे देख सकते हैं, कब देख सकते हैं, इसकी स्क्रीनिंग करवाइए। तो फ़िल्म बनाने के साथ आपने एक बड़ी ज़िम्मेदारी और बड़ा काम किया है और अब इसके साथ केवल हिंदी भाषी का बात नहीं है, मुझे नहीं, तो सराय के लिए मैसेज भी आया, कुछ यूट्यूब पे देख के लोगों ने बोला इसको तमिल तेलुगु में डब कब करना है, आप ऐसा बिल्कुल सही करके। कह रहे हैं। आप बहुत अच्छी बात कही। मेरा इससे जी आशा नहीं था कि ये फ़िल्म किसी सीमित क्षेत्र के लिए हो, क्योंकि फ़िल्म की कोई भाषा नहीं होती है और आपकी फ़िल्म जी तो वैसे भी इसमें तो डायलॉग्स भी बहुत कम हैं। तो फ़िल्म की कोई भाषा नहीं होती है और अब तो डायलॉग्स वाली फ़िल्मों में भी जब से हमारा नीचे ओटीटी चलनी डायलॉग शुरू हो गई है और थैंक्स टू ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स, तो पूरी द होल वर्ल्ड इज़ अ विलेज। पूरी दुनिया में, मतलब हिंदुस्तान में कोरियाई सिनेमा कितना देखा जाता है, मतलब किम की डुक का नाम तमाम फ़िल्म प्रेमी जानते हैं और तमाम कोरियाई सिनेमा पैरासाइट के बाद से कितना से देखा जाता है कोरियाई सिनेमा, तो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे हम 10-20 साल पहले। तो पूरी दुनिया का सिनेमा एक है, लोगों की जानकारियाँ बढ़ रही हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि आपकी फ़िल्म की भाषा सार्वभौमिक है और इसकी अपील यूनिवर्सल है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ़ ये था कि ख़ास तौर पे हिंदी भाषी प्रदेश यूपी, बिहार, क्योंकि वहाँ के एक गाँव को आपने बतौर सैंपल उठा के पेश किया है, तो उनका कनेक्ट का लेवल जो है वो एक अलग ही होगा। जो बात दक्षिण टोला जैसे जिसकी कहानी का भी आपने ज़िक्र किया, दक्षिण टोला तो वो यूपी बिहार के लोग ही उसका मतलब, उसका सिग्निफिकेंस, उसका डेप्थ समझेंगे कि उसका मतलब क्या है। तो ज़ाहिर-सी बात है उनके लिए थोड़ा-सा टेक अवे ज़्यादा होगा इस फ़िल्म में। अदरवाइज़ इस फ़िल्म में बहुत यूनिवर्सल अपील है और ख़ास तौर पे जहाँ पे कम्युनिटी अवेयरनेस को लेके दक्षिण भारत में बहुत बेहतरीन फ़िल्में हाल के समय में आई हैं। तमिल सिनेमा में, मलयालम सिनेमा में कई बेहतरीन फ़िल्में आई हैं, तो निश्चित तौर पे इसकी एक यूनिवर्सल अपील है और आगे यही उम्मीद रहेगी और कोशिश भी रहेगी हमारे फाउंडेशन की तरफ से भी इसकी स्क्रीनिंग किसी तरह से आयोजित की जाए और ऐसे और भी आप बेहतरीन सिनेमा बनाइए। और आपकी पूरी टीम को एक बार फिर से सलाम। आप लोगों ने एक बेहतरीन फ़िल्म बनाई है, बेहतरीन काम किया है और ये साबित किया है कि फ़िल्म जो है वो किसी माध्यम या किसी पैसे या किसी रिसोर्स से नहीं, बल्कि दिल से और इमोशन से बनती है। और आपने खुद ही तमाम ऐसे किस्से सुनाए कि किस तरह से आप लोग इसमें इन्वेस्टेड थे, कितना इन्वॉल्व थे और हर मुश्किल का रास्ता निकलता चला गया और फिर अंत में चंपारण मटन के रूप में एक बेहतरीन सिनेमैटिक डिश हमारे सामने आती है। तो एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे और भी ऐसे बहुत सारे बेहतरीन काम आपकी पूरी टीम लेके आएगी, जिस पे हम चर्चा करेंगे, जिसको देखेंगे और हमारा सिनेमा और बेहतर और मज़बूत होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू धन्यवाद। सो मच। बहुत जी बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद।